गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम एडवोकेट सतीश बिरला है। मैं दिल्ली एनसीआर में रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ और स्पेशल केसेस के लिए मैं दिल्ली से बाहर भी जाता हूँ। अभी हम लोगों ने 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है 26 जनवरी को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, जिसको हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये हमें जीने का तरीका सिखाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पार्लियामेंट को दे रखी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट हमारे जीने के तरीके को चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है? जी नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले एग्जिस्टेंस में आ गई थी। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिसाइड करता है कि जो जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास में जो उनकी पावर्स हैं वो रेगुलेट कॉन्स्टिट्यूशन से होती हैं। उसके अलावा कानून क्या बनना है, कैसे बनना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। पार्लियामेंट की जो ये अमेंड करने की पावर है, इस पे पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दिया है, जो अभी तक भी इन्फोर्स्ड है, वो 13 जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें केशवनंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था 1973 का। उसमें लिमिट तय की गई थी कि जो पार्लियामेंट है वो कितना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो कहने में आता है कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, लेकिन सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट नहीं है, सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। पार्लियामेंट से भी बड़ा अगर कोई है तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पार्लियामेंट से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को तो पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट से बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और ये प्रिंसिपल हमें दिया था केशवनंद भारती में, 13 जज की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कहा था कि भाई अमेंडमेंट की जो पावर है वो रिप्लेसमेंट की पावर नहीं हो सकती। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस नहीं कर सकते, आप इसे अमेंड कर सकते हैं, अमेंड कर दीजिए, रिप्लेस नहीं कर सकते। अब रिप्लेस ना कर पाना और अमेंड कर पाना, ये इसका था कि जो बेसिक कोर प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन उस केस में दिया था, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी आते हैं। और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइट है हमारा, वो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब ये जो राइट टू लाइफ है, इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन दी है। इसमें सबसे पहले तो 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ सिर्फ लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बस खाना खाते रहो, जिंदा रहो और आपकी लाइफ हो गई, नहीं। उन्होंने कहा था राइट टू लाइफ आपका डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। आपकी जो लाइफ है वो डिग्निफाइड होनी चाहिए। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 का पार्ट बताया। यानी कि आपकी जो लाइफ है उसमें एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके लाइफ में एजुकेशन नहीं है, सो दैट इज़ नॉट अ लाइफ। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू हेल्थ को भी आर्टिकल 21 का पार्ट बताया था। उन्होंने कहा था कि भाई हेल्थ जो है, अगर वो आपकी सही होगी तभी आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो राइट टू हेल्थ को भी आर्टिकल 21 का पार्ट बताया गया। उसके बाद में राइट टू
एनवायरनमेंट को भी आपका आर्टिकल 21 का पार्ट बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सेवरल जजमेंट्स हैं 91 के, मैं नाम कोट कर दूंगा उनके। राइट टू प्राइवेसी को लेटेस्ट जो अभी इंक्लूजन है आर्टिकल 21 में कि एक लाइफ क्या होती है, लाइफ के जो भी एंसिलरी फीचर्स होते हैं वो सारे आर्टिकल 21 में कवर होते हैं। और राइट टू प्राइवेसी को भी उसी के तहत इन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी भी राइट टू लाइफ का पार्ट है, और वो आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बना। इसके अलावा आर्टिकल 21 एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करता है। वो कहता है कि जो आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, इट शुड नॉट बी कर्टेल्ड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका राइट टू लाइफ है, जो मैंने अभी आपको बताया कि डिग्निफाइड होनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन उसका पार्ट है, प्राइवेसी उसका पार्ट है, राइट टू एनवायरनमेंट उसका पार्ट है, राइट टू हेल्थ उसका पार्ट है। तो ये जो आपकी लाइफ है, इसको गवर्नमेंट जो है कर्टेल कर सकती है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोटेक्शन दे रखी है कि दिस कर्टेलमेंट शुड नॉट बी विदाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसी के ऊपर हमारा मोस्ट ऑफ दी जो कानून है वो चलता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए किसी ने चोरी कर ली। अब चोरी करना एक पीनल ऑफेंस है, उसे लॉ ने पीनलाइज कर रखा है। अब अगर कोई चोरी करता है तो उसका एक प्रोसीजर बता रखा है कि उसमें एफआईआर दर्ज होगी, चोर को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास में पेश करेगी, मजिस्ट्रेट उसे कस्टडी में भेज देगा अगर बेल नहीं होती है तो। उसके बाद में प्रोविजंस हैं कि हर 14 दिन में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट उसकी हेल्थ को चेक करेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जेल में हर 14 दिन में। और 2 महीने के अंदर अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर पुलिस चार्जशीट 2 महीने में फाइल नहीं कर पाती है तो राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल हो जाता है। चार्जशीट आने के बाद में उसका कॉग्निजेंस लेके उसको फर्दर जो कस्टडी है उसको एक्सटेंड मजिस्ट्रेट कर सकता है, ट्रायल कंप्लीट हो ना हो। लेकिन ट्रायल के दौरान भी सेक्शन 309 सीआरपीसी का पहले था, अभी 346 बीएनएसएस हो गया है, जिसमें कहता है कि 15 दिन का जो ये जो पीरियड है, जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले का कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद भी कंटिन्यू में रहता है जब तक कि आपका ट्रायल कंप्लीट ना हो जाए। हर 14 दिन में अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की रिक्वायरमेंट होती है, जो आजकल फॉलो नहीं किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन से पहले के पार्ट में तो कंटिन्यूसली फॉलो होता है बिकॉज इस पर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ गए हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद, चार्जशीट फाइल होने के बाद का जो 14 दिन का जो पीरियड है उसको कंप्लाई नहीं किया जाता। दिल्ली में मैंने देखा है करते हैं, रहनुमाई उसको बोलते हैं कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट्स में। फरीदाबाद में मैंने देखा है इसकी नॉन कंप्लायंस है, टोटल नॉन कंप्लायंस है। गुड़गांव में टोटल नॉन कंप्लायंस है। बहरहाल ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जिसकी हम बात कर रहे थे, तो अब मान लीजिए किसी को जेल में रखा है और जो भी मैंने आपको प्रोसीजर ये बताया है इसकी नॉन कंप्लायंस है। 24 घंटे में पुलिस ने प्रोड्यूस नहीं किया, मजिस्ट्रेट ने 14 दिन का रिमांड से ज़्यादा रिमांड दे दिया, 2 महीने में चार्जशीट नहीं फाइल हुई, या उसके अलावा चार्जशीट आने के बाद में हर 14 दिन में उसे कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये विदाउट दी प्रोसीजर हो रही हैं, इसमें प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है, प्रोसीजर जो है कंप्लायंस नहीं है प्रोसीजर की। तो यहाँ पे जो राइट टू लाइफ उसका कर्टेल किया गया है जिस बंदे को जेल में रखा है, दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड दैट इज ब्रीच ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी पहल में आप देखिएगा, पहले का जो टाइम होता था, राजा महाराजाओं का जो टाइम होता था, उस टाइम पे क्या होता था कि भाई अगर राजा ने बोल दिया कि मुझे इस बंदे की शक्ल ही पसंद नहीं है, इसका गर्दन काट दो, तो वो गर्दन काट दी जाती थी क्योंकि वही उस टाइम पे कानून होता था। आज की डेट में
चीज़ें अलग हैं, लेकिन अगर आप 1950-51 की बात करेंगे तो उस टाइम पे एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 और 53 आई थिंक। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून जैसा लिखा हुआ है एज इट इज कंप्लाई करवाया जाएगा, और अगर उससे किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो दे कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 21 सेइंग कि देयर राइट्स आर बीन curtailed because that right is been curtailed in accordance with the law, और लॉ ही अगर ऐसा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए थे उस टाइम पे। तो मान लीजिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम की जो रूलिंग पार्टीज हैं, ऑपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनको उठा के 6 महीने के लिए जेल में डाल दिए, और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर जाके रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हमारे आर्टिकल 21 का ब्रीच कर दिया क्योंकि हमारी कस्टडी जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं है। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कहता था कि जी नहीं, ये कानून है, और इसी तरह से पार्लियामेंट ने कानून बनाया हुआ है और आपको जेल में रहना पड़ेगा। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ही 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चेंज कर दिया। उन्होंने कहा जो कानून है, जो सरकार ने, पार्लियामेंट ने जो कानून बना रखा है वो जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था 1953 से 1978 में सुप्रीम कोर्ट में, कि जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, मान लिया लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ अगर जस्ट नहीं है, जस्टिस ओरिएंटेड नहीं है, फेयर नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो उस केस में वो अगेन प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं कहलाएगा, यानी कि वो आपके आर्टिकल 21 का ब्रीच करेगा। उसी दौर में 1979 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में एक और लैंडमार्क जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो ट्रायल जो चलता है, यानी कि चार्जशीट आपकी क्रिमिनल केस में फाइल होगी, और चार्जशीट के बाद में जब गवाहों को बुलाया जाता है तो उसमें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बड़े आराम से लग जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कि कानून में अलाउड नहीं है। बट इन प्रैक्टिस जब बहुत टाइम तक एक गंदी प्रैक्टिस चलती है ना, तो लोग फिर उसी को समझते हैं कि ये तो ऐसे ही होता होगा। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिले इन ट्रायल है, ये अक्यूज्ड के जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, उसको ब्रीच करता है। और उसके बाद ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक का जो केस आया था 1991 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो राइट टू स्पीडी ट्रायल का जो राइट है, ये आपका सिर्फ अक्यूज्ड के लिए नहीं है, ये आपका विक्टिम के लिए भी है। यानी कि जो क्राइम के विक्टिम है वो भी राइट टू स्पीडी जस्टिस सीख कर सकते हैं। और डिस्पाइट ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के, जो सिचुएशन है हमारे क्रिमिनल लॉ में वो बहुत ही बेकार है। 4 बड़े फेमस जजमेंट्स आए थे, राजदेव शर्मा 1, राजदेव शर्मा 2, कॉमन कॉज 1, कॉमन कॉज 2। ये हमारे सीनियर, आई थिंक सीनियर नहीं है वो, प्रशांत भूषण एडवोकेट हैं जो, उनकी ही ये एनजीओ थी कॉमन कॉज। तो इन्होंने जो है ये डिले को लेके फाइल किया था पिटीशन। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट केम टू द कंक्लूजन कि अगर कोई ऑफेंस जो है अप टू 7 ईयर्स पनिशेबल, कई सारी कैटेगरीज थी, मैं हाईएस्ट कैटेगरी को लेके चल रहा हूँ, अप टू 7 ईयर्स के पनिशेबल हैं, और उसमें एक पर्टिकुलर टाइम तक आपका ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आपको अक्यूज को अक्यूट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और ट्रायल को बंद करना पड़ेगा। ये लेकिन सरकार को पसंद नहीं आया। सरकार को पसंद नहीं आया तो सरकार ने जो है थोड़ा प्रेशर बना। प्रेशर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है, कहने को जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इन प्रैक्टिस थोड़ी चीज़ें जो हैं अलग हैं। 2002 में फिर से सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है। केस का नाम था रामचंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम लोग टाइम लिमिट सेट नहीं कर सकते, केस कब ख़त्म होना है कब ख़त्म नहीं होना है ये पार्लियामेंट का काम है। तो जो उन केसेस में जो टाइम लिमिट सेट हुई है उसको आप जो है
बंद कीजिए, टाइम लिमिट हम सेट नहीं कर सकते। बेल के जो प्रोविजंस थे वो उन्होंने इंटैक्ट रखे, और उन्होंने एक चीज़ और रखी कि अप्रोप्रिएट केसेस में जो हाई कोर्ट्स हैं वो 482 CRPC, 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो अभी 482 है वो 528 BNSS हो चुका है, तो उनके प्रोविजंस के अंदर अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए हाई कोर्ट को अप्रोप्रिएट केसेस में क्विक ट्रायल के डायरेक्शंस हाई कोर्ट दे सकते हैं। यहाँ तक बात हो गई, ठीक है जी। लेकिन आज की डेट में भी जो चीज़ें हैं 2002 से लेके 2026 आज आ गया, उस टाइम पे उस केस में 2002 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक बात और कही थी कि हमारा जो रेशो है जज टू पॉपुलेशन का, जो रेशो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, और वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू समथिंग अबाउट इट। लेकिन वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो और भी ज़्यादा आज की डेट में वर्स्ट हो चुकी हैं। जो पहले रेशो था उससे वर्स्ट रेशो हो गया है। जो पेंडेंसी पहले थी उससे कई गुना ज़्यादा पेंडेंसी बढ़ गई है, और पेंडेंसी एक ऐसा रीज़न है जिससे किसी के भी आर्टिकल 21 का इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है। आज की सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में लोग जाके अगर ये कहते हैं कि ट्रायल में डिले हो रहा है, हमें बेल दे दो, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिस इज नॉट द रीज़न फॉर ग्रांटिंग बेल। ये सिचुएशन आज की डेट में हो चुकी है। वो अपने ही इस्टेब्लिश्ड लॉ को नहीं मान रहे हैं, और आपको पता है क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि जो चेयर पे बैठा है इंसान, वो एक ह्यूमन ही तो है, एक इंसान ही तो है, और इंसान की तो आपको पता है इंसान की टेंडेंसी कैसी होती है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है इंसान कैसा होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है कि वो जो इंसान है वो कानून पढ़े हुए इंसान है, उन्हें आप विद्वान कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर वो भी इंसान है। जो अपील के जो प्रोविज़न बना रखे हैं CRPC में, वो क्यों बना रखे हैं? क्योंकि नीचे बैठे हुए जो इंसान है जज के भेष में, उनको थोड़ा कम तजुर्बा है, पढ़ के अभी अभी आए, हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हो जाएं, तो जो बहुत दिनों से तजुर्बेकार हैं वो उनसे ऊपर बैठे हुए हैं, जो और भी बहुत दिनों से तजुर्बेकार हैं वो उनसे भी ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन हैं तो वो भी इंसान ही। तभी तो ये अपने ही रूलिंग्स को चेंज कर देते हैं। और जो ये हमारे संविधान ने हमें राइट दिया है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी कर्टेल्ड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द प्रोसीजर हैज़ टू बी जस्ट एंड रीजनेबल, उसकी कंप्लायंस आज की डेट में हो कहाँ रही है? तो हमने 76th रिपब्लिक डे तो सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन क्या हम उस दिशा में जा पा रहे हैं जहां हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे प्राउड फील कर सकें? इस फील्ड में होके मैं उन चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत कमी है, और शायद मैं अकेला उसे ठीक भी ना कर पाऊँ, लेकिन मैं चीज़ों को जो खामियां हैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जितना अपने लेवल पे पॉसिबल है चीज़ों को ठीक करने का उसमें भी मैं लगाऊँ। आई एम इन द प्रोसेस, आई एम नॉट सिटिंग आइडल। मैं सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढ के कंप्लेन करने के वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आई नो कंप्लेन करना एक चीज़ है, और इट्स नॉट कंप्लेन, इट्स एक्चुअली मेकिंग पीपल अवेयर। अभी रिसेंटली मैं एक टॉपिक पे और बात करूँगा, अभी ये बात आई है तो कुलदीप सेनगर का केस सबको पता है। कुलदीप सेनगर जिनको हाई कोर्ट ने जो है पब्लिक मीडिया में आया था कि जमानत दे दी है, वो एक्चुअली जमानत नहीं होती है, नीचे के कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुना दी थी। ही वॉज कन्विक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट के बाद में हर इंसान के पास में अपील का राइट होता है, वो आपका स्टैचुटरी राइट है, कानूनी अधिकार है आपका। क्यों है? जैसा मैंने आपको बताया कि वो भी इंसान है, थोड़े कम तजुर्बे वाले, उनके ऊपर जो है ज़्यादा तजुर्बे वाले बैठे हैं, वो भी इंसान है। तो वो जो कम तजुर्बे वाले इंसान से ज़्यादा तजुर्बे वाले इंसान पे अपने केस को लेके जाने का आपको स्टैचुटरी राइट कानून ने दे रखा है। तो वहाँ पे जब आप जाते हैं अपील को लेके, तो ये जो पेंडेंसी के पीछे मैं लगाऊं कि पेंडेंसी पेंडेंसी पेंडेंसी, इसमें जब आपकी अपील फाइल होती है तो
जो हमारा कानून इसको रेगुलेट करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर को, जो पहले सीआरपीसी कहलाता था, आज की डेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस कहलाता है, इसमें अपील को डिसाइड करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। यानी कि अपील आपकी फाइल हुई तो इट इज़ सपोज टू बी डिसाइडेड द वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि अगले ही दिन डिसाइड हो जानी चाहिए। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे केस पेंडिंग है जिनमें हाई कोर्ट में अपील जो है 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हो रही। और आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उसकी एसएलपी लेके, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वी कैन नॉट डायरेक्ट द हाई कोर्ट इन लिस्टिंग मैटर्स, इट इज़ देयर ओन प्रोरेगेटिव, वो उनका काम है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, लिस्टिंग का जो इशू है एडमिनिस्ट्रेटिव है, हम उन्हें डायरेक्ट नहीं कर सकते। बताइए, हाउ विल यू इन्फोर्स आर फंडामेंटल राइट टू स्पीडी ट्रायल? सुप्रीम कोर्ट, आई एम आस्किंग। दे हैव नो आंसर, और हम ज़्यादा क्वेश्चन कर भी नहीं सकते, बिकॉज वी आर जस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट, जिसका जो है ब्रॉडर तरीके से हम बात करें तो जुडिशरी इज़ ऑल्सो पार्ट इन इट। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, बट ये है कि सिस्टमेटिक तरीके से जितना चीज़ों को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे वो होंगी। तो कुलदीप सेनगर में जब उन्होंने बेल नहीं था, वो उनकी जो उनकी सेंटेंस थी उसको सस्पेंड किया गया था। क्यों किया गया था भाई? उन्होंने एक पॉइंट रेज कर दिया। अब उसको डिटेल में तो वो सुनेंगे तो भाई आज ही सुन लो, कल सुन लो, कल सुन के डिसाइड कर दो। अगर मेरी जो ट्रायल कोर्ट ने सजा दी है वो सही है गलत है, आप उसे कल सुन लो। लेकिन वो कल नहीं सुनेंगे, वो 10 साल के बाद सुनेंगे। अब 10 साल के बाद सुनेंगे तो 10 साल तक बंदे को अंदर थोड़ी रखा जाएगा। अगर उसमें थोड़ा भी ये लग रहा है कि हो सकता है नीचे कुछ गलती हुई हो, प्राइमा फेसाई थोड़ा भी दिख रहा है, तो क्या बेस्ट इंटरेस्ट ये नहीं है कि भाई जिसको आप 10 साल अंदर रख के बाद में डिसाइड करोगे कि नीचे का जो जजमेंट है वो गलत हुआ है, उसको आप आज ही रिलीज़ कर दो, उसकी सेंटेंस को सस्पेंड कर दो। इंटरिम रिलीफ का जो पर्पज़ है वो क्या है? वो यही है कि जो डिसाइड करने में जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है कोर्ट के सामने, उसको डिसाइड करने में अगर टाइम लग रहा है तो उसको इंटरिम रिलीफ दे दो। नेचुरल सी बात है, इंटरिम रिलीफ दे दो। अब मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ कि उसने गलत किया है सही किया है, उसने जो भी किया है ऑफकोर्स मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ कानून की बात करता हूँ। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो आपके अधिकार हैं कानून में, वो आपको सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आज की डेट में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पेंडेंसी इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई देयर इज़ नॉन कंप्लायंस टू आर्टिकल 21। और मैं उम्मीद करूँगा कि सरकार इस दिशा में कुछ सोचे, कुछ करे। बाकी जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं डेफिनेटली उस प्रोसेस में हूँ, उस दिशा में मैं ऑलरेडी कदम बढ़ा चुका हूँ। सो आई जस्ट thanks everybody once again and congratulate, wish them happy Republic Day. Thank you.